करते शिखर मर्म से पुरुषा दो अंगुले वेदन कर्माएंगे। जगह ध्यान में रखना है, सब मैं एक जगह पे लाने वाला हूँ। युद्ध कर्म करने के बाद वहाँ पे जो लक्षण आते हैं संसर्ग व्यास स्वाप साधु पूर्व वेदन, सब जगह पे हमें ये वेदन कर्म कहा है। वहाँ पे मेटाटार्जल आर्टरी है, जो हमारे डॉर्सल पेडालिस आर्टरी वो भी वहाँ पे है, वेज भी वहाँ पे है। तो ये पहली जगह पे हमें कार्य में आता है। नेक्स्ट जिह्वा मूले वेदन, जिह्वा मूल का वेदन कर्म डीप लिंगुअल वेन है, जस्ट उसको मीडियली हम वेदन कर्म करते हैं। जिह्वा रोग है, जिह्वा मूले वेदन। कौन से जिह्वा रोग? सब जिह्वा रोग जो उसमें आते हैं। वाक आता है, मिनमिन आता है, अस्पष्ट मुखपात, जिह्वा जाड्यत्व, सब जिह्वा रोग वहाँ पे आता है। नेक्स्ट गंधग्रहणी नासा रोगे नासाग्रे विद्युत। नेक्स्ट एक्सटर्नल नाजल नर्व और लैटरल नाजल नर्व आर्टरी वहाँ पे है, वहाँ पे नासाग्रे विद्युत। नासा रोगे नासाग्रे विद्युत है, नासा विकार में नासाग्रे वेदन कर्म कहते हैं। सिंपल है, अर्धव्रीहि वेदन कर्म आया है। नेक्स्ट मुक्तेश्वर करते समय का ही वीडियो है। नेक्स्ट कर्ण रोग है, कर्णपाली समानता और विदुर मर्म के ऊपर एक अंगुली। कर्ण रोगे कर्णशूले वेदन। अर्धव्रीहि आया है। इसे सिद्ध कर्म कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। अब मानस विकार में कैसे कर्म होता है आगे मैं बताऊंगा। बॉटल रखें, बॉटल रखने के पहले केस बताता हूँ। केस नंबर 1 हाँ, उसके पीछे कुछ भी गाना बैक, हाँ स्पेस डालता हूँ। हाँ, उसके पीछे गाना लगा। पेशेंट थी हमारे पास आई, एक्चुअली आने के बाद 4 महीने बाद का वीडियो है कि वो सेरेब्रल पाल्सी थी, इनिशियल स्टेज एट्रोफी थी, सेरेब्रल एट्रोफी, और चल नहीं सकती थी, समझ नहीं था। वो जब आई थी तब 5 साल की थी और ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, डिलेड माइलस्टोन भी कहा गया था। नेक्स्ट प्लीज। भ्रूमध्य और शंख मर्म पे वेदन कर्म किया था लेकर। नेक्स्ट जब शुरू किया था 2 to 3 मंथ्स में स्टैंडिंग विद सपोर्ट शुरू हो गया। नेक्स्ट वॉकिंग विद सपोर्ट आ गया। 2 महीने केस में जो 5 साल से रुक गया था सब। नेक्स्ट वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट ये पूर्ण दाखवून रिवर्स बैक।
फर्स्ट लाइन, बैक बैक, बस। अब जो मैंने आपको बताया था, क्षिप्र बताया था, शंख बताया था, वेदन कर्म कैसे करते हैं वो बताया था। तो ये करते समय जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो हमें ब्रेन ये बाजू में रख के अगर हम विचार करते हैं तो सिंपल क्या विचार है, बच्चा है 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, आंखों से तो दिख रहा है लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहा है, कान से तो उसको सब सुनाई देता है लेकिन वो एक्टिविटी जो है समझ नहीं पा रहा है या उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। उसको टेस्ट तो सब आती है लेकिन वो टेस्ट समझ नहीं पा रहा है कि क्या क्या कैसे है, या चबा के खाना वो समझ नहीं पा रहा है। इसकी वजह से बाकी आगे विकृति वगैरह सब आ जाती है, संप्राप्ति सब लग जाती है। तो ये करते समय डल्लन ने क्या कहा है कि हमें जो दिखता है, अगर हमें कैसे दिखता है या हम सुनते कैसे हैं, एग्जाम्पल कि हमें दिख रहा है, मुझे आप सब दिख रहे हो, आपको मैं दिख रहा हूँ, तो कैसे दिख रहा है, यहाँ से रेज आ रहे हैं, आपको परसेप्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमारे जो हमारा रेटिना है वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से वो कंडक्ट करके ब्रेन की तरफ जा रहा है। कान में आवाज आ रहा है, वो हमारे मैलिस इनकस थ्रू, कॉक्लिया थ्रू हमारे ऑडिटरी नर्व से ब्रेन की तरफ जा रहा है, हमें समझ रहा है, ऐसा है। लेकिन आयुर्वेद में बताते समय क्या बताया है कि जो नासा है, नेत्र है, ये इंद्रिय है। और इंद्रिय क्या करते हैं, इंद्रिय अर्थ का ग्रहण करते हैं। नेत्र का इंद्रिय अर्थ रूप है, शब्द है, स्पर्श है, ये इंद्रिय अर्थ ग्रहण करते हैं और वो उसका वहन किया जाता है स्रोतों के द्वारा। नेत्र व स्रोत है, कर्ण व स्रोत है, जिह्वा व रस व स्रोत है, उससे वो स्रोतों का वहन किया जाता है। स्रोतस वहन करते हैं वो अर्थों का। और ख चतुष्टय संगम है, ख चतुष्टय संगम में 40 स्रोतों का संगम जो है वो श्रृंगाटक मर्म कहा गया है। श्रृंगाटक मर्म से शंख, शंख से भ्रूमध्य, और हमारा मन जो है 2 स्थान पे, एक तो हृदय में है और एक भ्रूमध्य में है। तो शीर्षतालु अंतर्गत जो है हम कहते हैं मन, वहाँ पे उसको समझता है। किसको समझता है, हमें समझता है, ब्रेन को नहीं, हमारे मन को समझता है। तो हमारे संज्ञाओं का वहन ऐसा होता है। तो ऐसा वहन होते समय ध्यान में रखना है, ये मैंने 4 बॉटल रखी है यहाँ पे, उसके पीछे नारियल है, नारियल के पीछे तुलसी है। सिंपल है। पहली जो बॉटल है हम कहेंगे कि वो कर्ण है हमारा, कर्ण व स्रोत से वहां से वो वहन करेगी। श्रृंगाटक ख चतुष्टय संगम में नारियल के पास चले जाएगा वहन, और वहां से शंख मर्म को हमें समझेगा, क्योंकि शंख मर्म का कर्म ही वैसे जैसे समय अस्थि मर्म कहा गया है उसको। शंख मर्म के वेदन करने के बाद आपने देखा होगा कि हर्निया हाइड्रोसिल में भी कहा गया था शंख मर्म के वेदन कर्म करना है। तो इसका विस्तार करते समय ज्वर से लेके विष बाधा तक सब जगह पे शंख प्रदेशी वेदना, शंख प्रदेशी वेदना ऐसा आया है। तो शंख मर्म जो है इंद्रियों का वहन, इंद्रियों से किया हुआ अर्थों का वहन मन तक लेके जाने का कर्म उसको कहा गया है। तो ये वहन करते समय ये हमारी नेचुरल फिजियोलॉजी अगर हम समझते हैं तो विद्ध करते समय शंख मर्म के आगे या शंख मर्म के पीछे होने वाले वहन का विचार हम प्रैक्टिकली करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है कि शब्द है, शब्द आए, कर्ण पे आए, आ रहे हैं, नेत्र का रूप आ रहा है, लेकिन वो मन को समझ नहीं रहा है। तो जो अवरोध रहता है वो इंद्रियों पे अवरोध, इंद्रियों के कर्मों के ऊपर का अवरोध है वो आ गया है कहीं ना कहीं। तो जब बच्चा पेट में रहता है, मदर के पेट में रहता है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद पूरा वो एमनियोटिक फ्लूइड में है, तैर रहा है वो, उसके इंद्रिय पूरी, मन छोड़ के उसका इंद्रिय सब, आँख, कर्म, ये सब वहाँ पे व्यक्ति भाव नहीं रहते। और जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो व्यक्त होने शुरू हो जाते हैं। अगर नहीं व्यक्त हुए तो वहाँ पे विकार होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हाइपोक्सिक पे कंडीशन आ जाएंगी या बाकी की कंडीशन आ जाएंगी। तो ऐसे समय में इसीलिए वहाँ पे जो प्रथम
बाजू में काश्यप ने कहा है कि अश्मनो संघटनम करना है। कान के बाजू में पत्थर बजाना है, जो पत्थर का शब्द अंदर जाएगा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से जो प्रथम शब्द आ जाएगा वो शब्द ऐसा रूप रस गंध शब्द ऐसा नहीं कहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसा कहा है। वो शब्द अंदर जाएंगे और जो आवरण है इंद्रियों का वो आवरण वो दूर करने के लिए काम में आते हैं। इसीलिए वो यूं ही नहीं बताया गया है काश्यप में कि उसके कान के पीछे दगड़ बजाओ या पत्थर बजाओ, अश्मनो संघटन। इसीलिए कहा गया है कि जो आवरण आता है वो दूर करने के लिए या इंद्रियों का अवरोध दूर करने के लिए हमें शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं लेकर। इसीलिए पीछे देखो गाना बजा रहे, यही गाना उसको पसंद था, यही गाने की वजह से वो हिल रही थी, वही गाने का अंतर्भाव उसको शरीर को वही अच्छा लग रहा था, इसीलिए यही गाना हमने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट 5 स्लाइड में प्ले कर, तेज बटन दाब रहे। हाँ, भ्रू मध्य और शंख, जो हमने कहा कि भ्रू मध्य जो है वायु विषल्यग्न है, वहां पे वेदन कर्म कहा कौन से विकार में आया है स्टूडेंट लोग? भ्रू मध्य पे उन्माद की अवस्था में आया है। भ्रू मध्य और शंख वेदन कर्म सुश्रुत संहिता में उन्माद की अवस्था में आया है, तो वहां पे अपस्मार में कहा पे आया है? अनुसंधि मध्यगता में आया है। ध्यान में रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे लेकर पर तो हम जब विद्ध कर्म करते हैं तो हम ये पहले संप्राप्ति देखने के बाद हम देख रहे हैं कि शब्द से जा रहा है, शब्द तो उसको जो गाना पसंद था हम वो रोज प्ले करने को दे रहे हैं। उसके बाद में हमने वो वातज विकार, वातज मानस रोग या वातज हम कहेंगे सेरेब्रल पाल्सी स्पास्टिसिटी ज्यादा होने के बाद हम ऐसा अगर हम डिसाइड करते हैं या वातज उन्माद हम डिसाइड करते हैं तो पहले भ्रू मध्य हम लेते, उसके बाद में शंख, क्योंकि शंख से आगे वो लेके जाना है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड के, नेक्स्ट ये करते समय हर रोज उसको जो गाना पसंद था वही गाना लगाने के बाद हफ्ते में 3 बार विद्या कर्म, क्योंकि वही स्रोतों को हमें शुरू करना था। नेक्स्ट हाँ, वही गाना वो जो बैठने वाली थी बैठ रही थी, जो चल नहीं सकती थी वो चल रही थी। वही गाना वो चलने वाली नहीं, जो चल नहीं रही थी वो चल रही थी, जो समझ नहीं रही थी वो समझ रही थी। ऑब्जर्वेशन देखो, अभी उसको नाचना नहीं आ रहा था तो वो देख के बाजू में देख के नाचना शुरू कर रही थी। ऑब्जर्वेशन जो गुण है वो बढ़ रही थी। इसके बीच में उसको क्या हुआ था कि उसको सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी। सर्दी होने के बाद फिर से वो पीछे आई थी, तो सर्दी होने के बाद हम नासा रोग के विद्युत जो मैंने बताया था, नासा रोग का फिर से सेकंड जो हम कहते हैं करने के बाद नासा शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला अगर उसको स्रोत इंद्रिय पे आघात हो रहा है या इंद्रियों पे वो लक्षण दिख रहे हैं तो नाक का विद्य कर्म ऐड किया। तो वहां पे भ्रू मध्य नासा शंख ऐसा वेदन कर्म करने के बाद शंख का महत्व मैं बता रहा हूँ कि वहां पे उसका ऑब्जर्वेशन और उसका स्किल बढ़ने लगा। नेक्स्ट बाद में स्पीच का प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको हमने जिह्वा मूल का विद्या कर्म अटैच किया। ये सब हो रहा था लेकिन बात नहीं कर रही थी, तो बात करने के लिए हमें जिह्वा मूल हमें इस्तेमाल करना है। बात करने के पहले वो शब्द उसने लर्निंग करना चाहिए। तो जो मैंने कर्ण के विद्या कर्म बताए थे कि विदुर मर्म के ऊपर एक अंगुली केशांत संधि, तो भ्रू मध्य शंख केशांत संधि ये हमने शुरू किए। तो ऑब्जर्वेशन और वो बात सुनने लगी, ओबीडियंट करने लगी, जो जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करने लगी। अब बात करने के लिए भ्रू मध्य विदुर मर्म के ऊपर कर्ण का
उसके बाद में जिह्वा मूले वेधन कर्म करने लगे। तो जिह्वा मूल में करने के बाद वो बात करना शुरू की। बात करते समय वो सब फॉलो कर रही, वो बता रही है, वो गैदरिंग में बात करने लगी। फर्स्ट टाइम जो बात करने लगी तब का वीडियो बनाया कि वो इंद्रियों पे कर्म करना शुरू किया था। ये परसों भी आके चली। अभी हम कहाँ क्यों विद्या कर्म कर रहे हैं? उसको मैथ्स नहीं आता है। अब मैथ्स आने के लिए, मैथ्स आने का भी हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल वायु का कर्म ही है। वायु का नियंत्रण रहेगा तो वो सुनेगी, वो फॉलो करेगी। इतना सिंपल दोषों के अनुसार हम वहाँ पे वेदन कर्म करते हैं। नेक्स्ट, मुझे लगता है इसको तो कृष्णा ने पहली बार उसकी हिस्ट्री ली थी। कृष्णा ने जब लॉकडाउन के 2016 में हिस्ट्री ली थी पहली बार। सेरेब्रल पाल्सी थी, हमने उसको विद्या कर्म शुरू किया और विद्या कर्म करने के बाद वो क्रॉलिंग उसका शुरू हो गया। ध्यान में रखना, अभी जो गाने का काम हो रहा था, जो गाना शब्द कर्म करा था, उसकी मम्मी का आवाज है, कभी फादर का आवाज रहता है। वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा सीखता कब है? जब मम्मी सिखाती है, पापा सिखाते हैं। जो उसको साउंड अच्छा लगता है, जो पेनिट्रेट कर सकता है, वही साउंड वहाँ है। नेक्स्ट, उसको एक ही बार में सिखा था। हाँ, फिर मम्मी को ही कर्म लगा था कि उसका ही वो फॉलो कर रही थी। फिर सगळे विद्या कर्म उसके चालू थे पहले। ये लवकर क्रॉलिंग शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, सिर्फ वो चीजें देखने के लिए, कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ नेत्र के हम विद्या कर्म शुरू किए थे। नेत्र के विद्या कर्म करते समय वहाँ पे पटलों के हिसाब से विद्या कर्म किया जाता है। जैसे अगर विजन को करना है तो उपनासिका का रहता है। नेत्र के प्रथम पटल को करना है तो भ्रू मध्य भ्रू गुच्छ रहता है। द्वितीय पटल को अगर हमें टारगेट करना है तो भ्रू मध्य भ्रू गुच्छ अपांग ऐसा रहता है। तो पटल के हिसाब से हम वहाँ पे वेदन कर्म करते। तो उसको कलर आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया। उसके बाद में यो पादाभ्याम न गच्छति संवत्सरो बालको फक की चिकित्सा साथ में शुरू की। जो हम कहते हैं कि चल नहीं सकता या वृद्धवत चल रही, तो वृद्धरसी और विश्वासी के विद्या कर्म ऐड किए थे। नेक्स्ट, स्टॉप। विश्वासी और मुद्रसी की विद्या कर्म ऐड करने के बाद स्टैंडिंग विद सपोर्ट शुरू हो गया। क्लोज कर बाजू चला शरण फॉरवर्ड। वो भी अभी वॉकिंग विद सपोर्ट शुरू होगी। 11 साल की है। 11 साल में भी चेंजेस आते हैं। शरण 5 लाओ। अब बात करके अभी पोयम बनने का भी, गाने का भी उसका वीडियो मेरे पास आया है पिछले हफ्ते में। तो ये डेवलपमेंट हम बच्चों में करते, टाइम लगता है, 2-3 साल लगते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट होती जाती है। लेकर वही थोड़ा सा विचार बदलता है। अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। कैसे बच्चे करते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है, कंटिन्यू चिल्लाते हैं।
भीड़ को डरता है क्या? तो घर वालों ने कहा भीड़ को नहीं, है हमेशा 24/7 ऐसा करता है। तो उन्होंने तब हमें वीडियो भेजा था कि 100% सेम बिहेवियर है उसका, समझता कुछ नहीं है, कुछ सुनता भी नहीं, कुछ नहीं। तो ऑटिज्म डायग्नोस था और ऑटिज्म की ट्रीटमेंट चल रही थी, CBT चल रही थी, बाकी मेडिसिन थी। तो ऐसे समय में काफ़ी अनुभव आ चुका था, तो तुरंत सब मेडिसिन स्टॉप किए और हम सिर्फ क्रोमिग्न या पाचन द्रव्य देते हैं। ज़्यादा एक बच्चे दवाई भी खाते नहीं है, सिंपल मेडिसिन। एक बालामय प्रतिशत अध्याय में जो बालामय चूर्ण आया है उसमें मिश्रिया है, वो सबसे ज़्यादा अनुलोमन अच्छा काम करता है ऑटिज्म के बच्चों में। तो वो सिर्फ देते हैं, लिया तो लिया, नहीं तो नहीं। एक मेध्य द्रव्य हम चूज करते हैं वातस पित्तस कफस के अनुसार, वचा है या ब्राह्मी है, जो जितना ले सकते हैं, या ज्योतिषमती तेल है जो ओरिजिनल हम बनाते हैं उतना ही वो इंसर्ट करते हैं ओरली। क्योंकि बच्चे लेते ही नहीं, बात भी नहीं करते, तो वो मेडिसिन देना बहुत इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन पकड़ के विद्याकर्म कर सकते हैं। तो इसको पकड़ा, 4-5 लोग लगे थे विद्याकर्म करते समय। ऑटिज्म का अभी तक एक्सपीरियंस यही है कि जो MMR नाम का वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट बोल के ऑटिज्म होता है। और अभी तक मैं बताऊंगा कि 100% MMR का ही साइड इफेक्ट है, क्योंकि बच्चे ऑटिज्म जब होते हैं तो उसका हिस्ट्री MMR देने के बाद ही बिगड़े हुए, ऐसे 99.9% में हिस्ट्री मिली है, हेतु मिले हैं। तो वो विषय चिकित्सा, अगर हमें विषय के कुछ लक्षण दिखते हैं तो उसमें हम वो अगर यूज कर सकते हैं साथ में, कभी कभी हम अगर करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में सिर्फ अब शंकर का महत्व फिर से आता है, समझ रहा है, वो दिख रहा है तो देख नहीं सकता है, या वो फॉलो नहीं कर सकता है, सुन रहा है लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन आती है। तो ये सब कंडीशन जो है, ये सब कंडीशन क्यों आती है? जब ब्रेन का पॉन्स है, हाइपोथैलेमस और पॉन्स एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहाँ है। जब भी हमें बुखार आता है तो हम भी अरती गिलाने में चले जाते हैं। हम क्या क्या, अगर हमारा 106 तक अगर टेम्परेचर चले जाता है तो हम भी कभी प्रलाप कर सकते हैं। तो ऐसे लक्षण रहते हैं। तो इन बच्चों को जब ऐसी कंडीशन आती है, वायरल फीवर रहता है या ज्वर रहता है, ज्वर जीर्ण होता है, या विशेष कंडीशन कुछ आती है, या जैसे मैंने कहा MMR वैक्सीन का साइड इफेक्ट, जब वैक्सीन दिया जाता है तो वो पॉन्स जो है उसको गेट कीपर कहा जाता है कि अगर आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो तो आपने अभी तक चप्पल पहनी कि नहीं पहनी है, आपका ज्ञान नहीं था, या आपने शर्ट पहना है नहीं पहना, ये ज्ञान में नहीं था। आपने अभी घर पे जाके क्या करना है, हमारे ज्ञान में नहीं था। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो आपको वो ज्ञान आ रहा है कि मुझे ये करना है। अभी 2 सेकंड पहले मैंने कहा था कि आपने चप्पल पहनी है कि नहीं, उसका ज्ञान चले गया था। तो जो शरीर को जरूरी है और जरूरी नहीं है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल हमारे जो सेंसेस है उसका डिफरेंशिएशन करना, ये काम जो है हमारे पॉन्स का है। और वहाँ पे स्वेलिंग आने के बाद वो, या वहाँ पे उसको आइटिस या उसके कर्म अच्छे नहीं हो रहे, ऐसा होने के बाद जो नॉलेज है या ज्ञान ग्रहण हो रहा है इंद्रियों से, वो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तभी ऑटिज्म होता है, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि एक ही बार में दिख रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं रख सकता है, आई कांटेक्ट नहीं है, खाने में इंटरेस्ट नहीं है, अकेला अकेला खेलता है, स्वमग्नता है, ऐसा सब कंडीशन इसी में आते हैं। तो वही गेट कीपर या पॉन्स को अगर हमें ठीक करना है तो ध्रुव मध्य का कर्म हमें बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे लाभदायक देता है। तो यही ध्रुव मध्य और शंकर जो हमें ग्रंथ में दिया है, नए तत्व हमारा कुछ नहीं है, ग्रंथ में दिया है, वहाँ पे अगर हम करते हैं, उसको हमने उन्माद डायग्नोसिस किया था, तो उसको अगर हम करते हैं तो हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। फादर को पीछे लगाया, इतना चिल्लाने वाला बच्चा, एक जगह पे न रुकने वाला बच्चा विदिन अ मंथ वो पूरा सुनने लगा। सिर्फ फादर का सुनता था, वो मदर आने के बाद इरिटेट होता था, तो फादर को ही कमान जो मैंने शब्द कहा था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बच्चा पैदा होने के बाद कर्ण पे जो एग्जाम्पल दिया था मैंने काशा संहिता का, वही फादर को कंटिन्यूसली उससे बात करने के लिए कहा था। उसको फादर को बताया था कि आप नहीं करोगे तो होगा नहीं, क्योंकि आपका ही सुनता है, आपको अफिनिटी ज्यादा है उस बच्चे की, उसकी इंद्रिय आपके शब्द ग्रहण कर रहे, तो आपको ही कर्म करना है। शब्द वहाँ पे कर्ण का वेदन कर्म शुरू किया, उसके बाद में भ्रूमध्य, उसके बाद में शंख। तो
यहाँ से शंख से मन तक जाने वाले जो इंद्रियों का वहन था काफी अच्छी तरह से होने लगा, और वो उसका ऑटिज्म तुरंत 2 महीने में खत्म हो गया। लोगों को लग रहा था ये भाई ऑटिज्म का पेशेंट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। लेकिन फिर से उसने बंद किया, सुनना बंद कर दिया। तो उसको हिस्ट्री ले ली, तो वो सर्दी हो चुकी थी और सर्दी में उसने सिट्रीजिन वगैरह ऐसी दवाई ली थी, और उसके फिर से वो अवरोध हो रहा था। सिर्फ हमने डीएनएस के विद्याकर में ऐड किए, लेकिन फिर से फादर को काम लगाया, वो आना शुरू हो गया। बात करना भी शुरू किया। अभी उसका क्या चल रहा है पता है? उसको स्कूलिंग चल रही है, अभी उसको इमोशन आने का चल रहा है। कुछ नहीं करना है, हमें जो ग्रंथ में दिया है वही सिर्फ रिपीट करते जाना है। हम विद्या कर्म करते समय वीकली 2-3 बार बुलाते, सिर्फ यही है कुरिया यावत अतंत्रिता। आपको तंत्र नहीं आनी चाहिए, पेशेंट को तंत्र नहीं आनी चाहिए, तब तक हमें करना है। सिर्फ करते समय ये जो अभी तक मैंने विचार बताया है वो हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। लेकर हाँ, खड़ी नहीं रहेगी, सीपी है, सब डिलेड माइलस्टोन था उसको। फिर भी 1 महीने के बाद का वीडियो निकाला था, 1 महीने के 9 विद्याकर हो चुके थे, फिर भी वो स्टैंडिंग नहीं हो रही थी। पर 2 to 3 मंथ में वॉकिंग हो गई उसकी। उन्माद में और एक विद्याकर्म आया उरोमध्य। जब बाकी के सब सेंसेस हमें अच्छे लगते हैं, सिर्फ हमें वो बिहेवियर ठीक करना है, तो उरोमध्य का इस्तेमाल हम करते हैं। तो वो वॉकिंग इजीली हो चुकी थी उसकी। नेक्स्ट सेरेब्रल एट्रोफी, जो हमें बूढ़े लोगों में भी मिलती है, ओल्ड एज में भी मिलती है। तो एट्रोफी के जब पेशेंट रहते हैं तो ये सब इंद्रियों का हमें साथ में करना पड़ता है। जैसे साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा अश्वत्थ पत्र भोजन देते हैं, जो बुद्धिवर्धक हम कहते हैं उसको, अन्न। उसकी मदर बता रही थी कि वो कैसे कैसे ठीक हो गया, क्या करता था। लेकर तो जो चल नहीं रहा था, बैठा था, वो एक 3 महीने के बाद चलने लगा। पर उसको रीडिंग शुरू करने के लिए सिर्फ भ्रू पुच्छ और उपनासिका, जो हमारे तृतीय पटलगत आए हैं, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए विद्या कर्म करने के बाद वो उसका कर्म हो गया। लेकर कैसे अब शंख केशव का उपयोग वो तो हो रहा था, उसके बाद में उसका एनालिसिस भी कर सके, इसलिए शंख केशांत जो हमारा आया है, शंख केशांत विद्या कर्म ऐड करने के बाद वो पढ़ना और वो फॉलो करना उसका कर्म शुरू हुआ था। लेकर और बाद में पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद अभी सिर्फ स्पीच बाकी है, बाकी सब उसका कर्म चुका है कि अभी भी आता है। 1-1.5-2 साल भर ट्रीटमेंट करने के बाद इतने बदलाव आए, जो बैठ रहा था नहीं चल रहा था, इतने बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब अगर चिड़चिड़ होना, इधर उधर भागना, ये सब ठीक हो गया, उसमें लर्निंग बढ़ाना है, तो वो एक बेसिकली हम कैसा करते हैं मैं बताता हूँ। लेकर स्पीच अगर हमें डेवलप करना है, इंद्रिय डेवलप करना है, तो हम जीवा मूले में प्लस शंख विद्या कर्म करते हैं। अगर स्पीच पे हमें कर्म करना है तो जीवा मूल्य में और शंख कर्म करते हैं। अगर हमें फाइन मूवमेंट निकालनी है बच्चों की लिखने के लिए, तो क्षिप्र मर्म जो ऊपर जो हमने बताया बात रखते हैं, वो करने के बाद शंख करते हैं, ध्यान में रखना है। क्षिप्र करने के बाद शंख केशांत विद्या कर्म करते। मन स्थिर नहीं, एक जगह पे बैठता नहीं, इधर उधर भाग रहा है। हमारे घर में नॉर्मल भी बच्चे रहते हैं बात प्रकृति के, जो एक स्थिर नहीं रहते, चंचल नहीं रहते, उनमें सिर्फ उरोमध्य हम करते हैं, क्योंकि उन्माद में आया है। उरोमध्य हम करते हैं,
तो उरु मध्य करने के बाद वो एक जगह पे बैठने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है और वो ठीक हो रहा है तो उसको उरु मध्य करके शंख कर्म करना, शंख केशांत विद्या कर्म ऐसा करता है। तो लेटर जो ठीक होने की अवस्था में वो स्टेबिलिटी उसकी कंटिन्यूस बरकरार रहती है, वही स्टेबिलिटी आगे बढ़ती है। उसमें नेत्र जगह भी नहीं है, नेत्र अस्थिरता है, चंचल हो रहे, तो हम क्या करते हैं, भ्रू मध्य आते हैं, जो वायु का है, विषय लग्न है, अस्थिरता है, चलन नेत्र हम कहते हैं। फिर से हम क्या कहते हैं, भ्रू मध्य करके शंख केशांत हम वेदन कर्म करते हैं। ये शंख केशांत का ही वेदन कर्म का महत्व सबसे ज्यादा है, लेकिन उसको गामित्व देना है। शंख केशांत विद्या कर्म हमें गामित्व देता है। अगर नेत्र हमें इंद्रिय पे काम करना है तो नेत्र के पटलों के अनुसार विद्या कर्म करने के बाद तुरंत शंख केशांत का विद्या कर्म करते। अगर हमें करना के हमें जो सुन नहीं रहा है, जैसे बच्चे हमें अभी कोविड में भी कितने बच्चे नॉर्मल बच्चे भी सुन नहीं रहे थे, हाइपर हो रहे थे, उनको भी हम यही विद्या कर्म कर रहे थे, कर्ण के विद्या कर्म कर रहे थे, फिर शंख केशांत कर रहे थे। तो 2-3 विद्या में बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं। अपस्मार साथ में आ रहे, फिट्स आने वाले तो इतने इजीली क्लियर होते, जिंदगी भर दवाई खाते बैठते फिट्स के पेशेंट। लेकिन ये हम विचार करके अगर हम विद्या कर्म करते हैं, अपस्मार कहाँ है, अनुसंधि मध्यगता में आया है और भ्रू मध्य आया है, क्योंकि वो पूरी तरह से वो कन्वर्जेंस में जाता है। तो वहाँ पे भ्रू मध्य और अनुसंधि मध्यगता टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यहाँ पे वेदन कर्म आता है। अगर वही ऑटिज्म वाले पेशेंट को अगर रहता है तो वो हम शंख केशांत ऐड करते हैं। तो भ्रू मध्य, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और शंख केशांत, ऐसे हम विद्या कर्म कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें ये पांचों विद्या कर्म के कॉम्बिनेशन से एक भी पेशेंट छूटता नहीं जो ठीक नहीं होने वाला। अब हमें लगता था, हमारे पास वो निखिल नाम का पेशेंट आया था, वो 30 इयर्स का था। तो 30 इयर्स उसने एलोपैथी की ट्रीटमेंट की थी। वो पिताजी को मारता था, हमारे पास आया तो हाँ बाबाला मार लो म्हणला मी, बाबाला मार लो, बाबा म्हणायचे कैसे कि बहुत ही मारता है मुझे। हमने विद्या कर्म सिर्फ 3 दिन यहाँ पे किया। 3 दिन करने के बाद अभी तक उसको 3 महीने हो गए, अभी तक बाप को नहीं मारा है उसने। तो ये इतना डेप्थ में जाता है, सिर्फ ये कैसे जाता है यही सीखना है, यही करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा, उसके बगैर नहीं समझेगा। अगर छोटे बच्चे रहते, जैसे हाइपोक्सिक हो गया और कंटिन्यूस उनको अपस्मार आ रहे, फिट्स आ रहे, तो सिंपल वेदन कर्म बाकी सब ट्रीटमेंट करते हैं। कोई उसको वेल्परिन देगा, कोई गार्डिनल देगा, ये सब ट्रीटमेंट 2 to 3 मंथ्स में अगर उसको हैबिचुअल हो गए तो विड्रॉ करने के लिए लगते हैं। अगर नहीं हैबिचुअल है तो हम इजीली 1 मंथ में वो कंप्लीटली उसके अपस्मार या फिट्स बंद होते हैं। यहाँ पे शंख भ्रू मध्य फिर से वहाँ पे अपस्मार में जो वर्णित है उसका काम आता है। देखो मैंने भ्रू मध्य शंख, शंख भ्रू मध्य, उरो मध्य शंख ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, वो उसका सीक्वेंस ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत पहले भी तो बहुत हेवी जाता है, लेकिन बार बार करने के बाद हमें वो ध्यान में रहने लगता है, हाथ में आ जाता है हमारे। इतने छोटे बच्चे को भी जो हाइपोक्सिक था, उसका वो हमारी नामिल की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनका वो बेटा है, तो पहला बेटा भी वो कंजेनिटल एनोमली के कारण गया था। दूसरे बच्चों को हम करते थे, काफ़ी फिट्स आते थे, पूरा ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसा पूरा बॉडी ब्लू हो चुकी थी। तो हम विद्या करते, अभी भी विद्या कर्म करते, अभी स्पास्टिसिटी पूरी करी गई है और 1 साल बाद वो पूरी माइलस्टोन अचीव करेगा, इतना हमें वो शासन देता है। अभी 11 साल का बच्चा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब रुक चुकी थी, बात भी नहीं कर रहा था। हम तो पहले 6 साल के 7-8 साल तक ही लेते थे, लेकिन वो पेरेंट के इंसिस्ट करने के बाद हमने शुरू किया। तो जब भी शंख भ्रू मध्य कहा था, भ्रू मध्य शंख, ये करने के बाद बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा बात करने लग गया बच्चा। उसको सिर्फ क्या चल नहीं रहा है, अभी सिर्फ चलने के लिए या फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कर्म कर रहे हैं, वो करने के लिए सिर्फ 2 ही प्रकार के विद्या कर्म काम में आते हैं। जो चलने वाला बच्चा चल नहीं रहा है तो उसको रुद्रसी के विद्या कर्म, जान संधि ऊपर या 2 चतुरंगुले क्षिप्र कर्म ऐड होता है। उसमें वातरक्त, जैसे अगर सुश्रुत वाले वातरक्त वाले जो लक्षण रहते हैं वो, और भ्रू मध्य शंख। नेक्स्ट अग्नि कर्म का इस्तेमाल ऐसे ही बच्चों में
अग्नि कर्म करते समय मैंने बताया कि अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती, अग्नि जो है द्रव्याश्रय से दहन कर्म करता है। तो मर्म पे अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसे मैंने लेख लिखा था। तो हमारे जो वृद्धा साठे मैडम का है वो फोन आया था कि अरे मैं तो करती हूँ मर्म पे अग्नि कर्म, तेरा इसमें क्या है अनुभव, गोप्य सब तो नहीं मुझे बताओ। तो हम मैडम के पास गए थे, मैडम ने कहा कि मैंने तो ऐसी सीखूं जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे अग्नि कर्म कर रही हूँ। तो मैडम से मैंने पूछा कि मैडम उन्माद अपस्मार में आपका क्या अनुभव है? अभी नहीं वृद्धा साठे मैडम वो चले गए, लेकिन मैडम ने पूरे उनकी अभी तक लाइफ का बताया है कि मैंने कपाल में यहाँ पे उन्माद जैसे फीट में मैं यहाँ पे अग्नि कर्म करती हूँ। मैंने पूछा मैडम आप कैसे करते हो अग्नि कर्म? उन्होंने बताई शलाका पूरी एकदम रेड हॉट करके वहाँ पे अग्नि कर्म करते हैं। मैडम रिजल्ट अरे एकदम बढ़िया है, इसलिए तो बता रही हूँ आपको। जो हमारा भ्रम था कि मर्मों को छोड़ के अग्नि कर्म करना चाहिए, वो मैडम ने वो खारिज किया। वो आपका ही है अग्नि कर्म के लिए, जैसे गोप्ते सर है आपका वैसे मैडम है। तो तब से हम भ्रू मध्य पेट के ऊपर अग्नि कर्म करना शुरू किए और वहाँ सुवर्ण शलाका से अग्नि कर्म शुरू किए। तब वहाँ से अभी यही रिजल्ट हम स्थापित कर पाए कि भ्रू मध्य से अग्नि कर्म करने के बाद सुवर्ण शलाका से जो विभ्रम अवस्था रहती है वायु की, जो वायु का नियंत्रण नहीं होता है मन के ऊपर, या मन चंचल रहता है, या कोई इंद्रियों से वो इंद्रियार्थ ग्रहण करने में वायु का दोष ज्यादा हमें लगता है, तो वो दोष दूर करने के लिए हमें भ्रू मध्य का अग्नि कर्म काम में आता है। और ये सब अग्नि कर्म, ये सब विद्ध कर्म जो जगह पे हम करते हैं, जैसे गुरुपुच्छ कहा है, शंख केशांत है, भ्रू मध्य है, उरो मध्य है, ये सभी जगह पे हम अग्नि कर्म कर सकते हैं। अग्नि कर्म करते समय सिर्फ सामता निरामता हमें देखनी चाहिए, जो एलोपैथी में देखी नहीं जाती है। उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकर बिफोर सर्जरी अच्छी चल रही थी परत लेकर, तो उसको फीवर आने के बाद उसको जॉइंट डिफ्यूजन हो गया, वो चल नहीं पा रही थी, उसको आर्थ्रोस्कोपी की गई स्पेलम, उसके पूरे जॉइंट ब्लॉक हो गए स्पेलम पर, तो चलना बंद हो गया उसका, और वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई, हाइपर हो गई, एक जगह पे रुक नहीं रही थी, स्ट्रेस आ रहा था उसको, छोटे बच्चों को खाना खा नहीं रही थी। तो वो मनोविकार जैसे लक्षण लेके हमारे पास आए थे, लेकिन हमने देखा जॉइंट पे है लेकर कंडक्शन से करते हैं, ऑपरेशन की मेथड है, रेड हॉट करके शलाका नहीं लगाते। तो ऐसा अग्नि कर्म बहुत इजीली हम बच्चों पे कर सकते हैं। भ्रू मध्य पे भी बच्चे अग्नि कर्म करने देते हैं। अब तो ऐसे छोटे बच्चे खुद आके करते हैं, हमारे यहाँ से निकल लेते हैं, हम यहाँ करो बोलते हैं। इतनी अच्छी तरह से वो अडैप्ट हो चुके हैं और उनको पता चलता है कि अरे यार, वो समझने लगते हैं। और यही चीज़ की वजह से हम ठीक हो रहे हैं। अभी आके रोते हैं घर पे कि हमें जाना है, करना है। ये छोटे छोटे बच्चे 2-2, 4-4 साल के, क्योंकि वो बदलाव हो रहे हैं, उनको खुद पता चलता है। नेक्स्ट वही जो शरीर की वजह से मानस विकार आते हैं, तो शरीर ठीक करने के लिए विद्या कर्म अग्नि कर्म काम में आता है। अभी तो हंसती खेलती फिरती सब है, मेंटली भी स्टेबल हो गई है, बातें भी करती है। अभी फिर से उसके जॉइंट बंद हो चुके हैं ठंडी के कारण, लेकिन मानसिक अवस्था जगह पे है, क्योंकि वो बीच बीच में हम मनोविकार के विद्या कर्म करते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब विद्या कर्म अग्नि कर्म करते समय ध्यान में रखना है। बहुत हेवी बात की मैंने आज, लेकिन ध्यान में ये रखना है विद्या कर्म करते समय शुरुआत कहाँ से करें। अगर कोई नए प्रैक्टिसर है, नवीन वैद्य है, और विद्या कर्म अग्नि कर्म मानस विकार में एंड कैसे करें, ये दोनों भी अलग अलग बातें हैं। शुरुआत करते समय आपको रिजल्ट मिलेंगे कब? जब आप भ्रू मध्य से शुरुआत करोगे, भ्रू मध्य और शंख केशांत चंद्र। तो ये मर्म कहाँ है, फिर से मैं बताता हूँ। कपालांत अनुकरणे, यहाँ पे शंख मर्म है। कपाल जहाँ पे खत्म होता है कर्ण के बाजू में, तो वहाँ पे शंख है। तो शंख मर्म पे वेदन नहीं आया है, शंख केशांत आया है, ध्यान में रखना है। दूसरा वेदन कर्म की वहाँ पे जगह है, यहाँ हमारे जाइगोटमैटिक प्रोसेस हमें दिखती है। अगर हम हाथ ऐसा करेंगे तो वहाँ पे हमें वो मार्जिन लगती है। तो जाइगोमेटिक प्रोसेस केशांत संधि पे अगर हम विद्या कर्म करते हैं तो वो साइकोसोमेटिक विद्या कर्म गुप्तेश्वर कहते थे। गुप्तेश्वर के बुक में लास्ट यही पे लास्ट के पन्ने जो है वहाँ पे वो लेख आया है। तो वो शंख केशांत, वो भी हमें निद्रा में उपयुक्त आता है।
कर्ण का विदुर मर्म का जो है, विदुर मर्म पे वेदन कर्म नहीं करते, विदुर मर्म के ऊपर एक अंगुली हम वेदन कर्म करते हैं। सिर्फ भ्रू मध्य पे जहाँ पे सपनी मर्म पे वहाँ पे हम वेदन कर्म करते हैं, लेकिन भ्रू मध्य का जो सपनी मर्म का विस्तार है वो अर्धांगुली है, इसीलिए वो मर्माघात नहीं होता है। मर्म पे वेदन होता है लेकिन मर्माघात नहीं होता है। अपांग का जो वेदन कर्म है, अपांग संधि के ऊपर एक अंगुली करते हैं, और भ्रू पुच्छ में भ्रू जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे रहता है। तो ये सब कहाँ दिया है, क्योंकि मैं बताऊंगा भूल जाओगे, नहीं तो हेवी कुछ तो भी होगा ऐसा लगेगा। सिंपल सुश्रुत संहिता शारीरिक स्थान 8वें अध्याय में दिया है, एक एक वर्ड में दिया है, ज़्यादा ग्रंथ विस्तार भय से वो ज़्यादा बताता नहीं है, सिर्फ दिया है उन्मादी यहाँ पे करना है, अपस्मार भी यहाँ पे करना है, जोर की वजह से आया है तो जोर के पॉइंट यहाँ पे करना है, वो वर्णन आया है, वो वर्णन सिर्फ लिख के हमारे क्लिनिक में आगे रखना है। हमें पेशेंट मिला, उसका डायग्नोसिस करते समय सिंपल देखना है, उसको जोर से आया है या विष से आया है कौन सा है, और लक्षण देखते समय वापस डिस्कस कपल कौन सा है, और वहाँ पे कौन सा इंद्रिय का अवरोध ज़्यादा दिख रहा है, और शंकर मर्म का हम कैसे इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन करके शुरुआत करोगे तो डाउट पड़ेंगे और बाद में एक्यूरेसी आएगी, अभी नहीं आएगी। करने के बाद कर्माभ्यास रहिए। अपेंडिक्टॉमी इतनी अच्छी है, यहाँ से काट के अपेंडिक्स निकाल के रखना है, ऐसा अगर कोई सिखाएगा तो हम नहीं कर सकते, तो हमें अपेंडिक्टॉमी असिस्ट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपेंडिक्टॉमी हम कर पाएंगे। ऐसा है क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर्म है, शब्दों में बिठाना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी कोशिश की है मैंने यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो शब्दों में बिठा के डालूं। अगर मिस होते हो, क्योंकि मिस होने वाला है, हमारे पास एक साल सीखने वाले बच्चे भी मिस होते हैं, लेकिन मिस हो रहे तो फिर से ट्राई करना है, फिर से उसमें रिजल्ट लाना है, या सिंपल एक कॉल करना है, पूछना है कि इसमें कहाँ दिक्कत करें। वो करने के बाद अगर एक ऑटिज्म का पेशेंट या एक सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट या एक सिंपल डिप्रेशन की केस लेंगे, डिप्रेशन का पेशेंट या सिंपल अनिद्रा का पेशेंट हम लेंगे, वो एक पेशेंट के रिजल्ट हम देख के जाएंगे तो हमारा विद्याकर्म का हाथ फिक्स हो जाता है। और हम जो ये लुप्त होने वाली चिकित्सा थी वो पेन मैनेजमेंट में तो सब कर रहे हैं, लेकिन डिसीज मैनेजमेंट में और विशेषतः मानस विकार में क्यूअर ये शब्द लगेगा। यहाँ पे मैं क्यूअर ये शब्द बोल रहा हूँ, जैसे स्टेज में जाता हूँ ना, अभी तक ऐसा नहीं है कि सिंपल बता दिए और चले गए, कौन सा भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग लेके रखना है, हमेशा हम यही बताते हैं क्यूअर शब्द लगता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिंपल बता के चले गए, ये पेशेंट पे वैद्य राघव सर ने कर्म किया है, वो हम आज देख रहे हैं। हर रोज हमारी ओपीडी 2:30 से 3 से तक ओपीडी रहती है, दोपहर 12 बजे शुरू करते हैं, रात 12 बजे तक हमारे पास पेशेंट रहते हैं, 12:30 1 बजे तक पेशेंट रहते हैं। आज भी हमने हमारी शाम की ओपीडी सुबह 10 बजे शुरू की, जो दोपहर 12 बजे शुरू होती थी, और अभी हम कम से कम 150 पेशेंट चेक करके आए हैं, हर एक पेशेंट को विद्याकर्म करके आए हैं। महीने में 300-4,000 पेशेंट का विद्याकर्म होता है, नाना पेट में गोपे सर के क्लिनिक में होता है, देहू में होता है। तो इन सब का अनुभव मैंने बताया है, इसमें ऐसा नहीं कि एक भी पेशेंट को आपको हमने बताया और हमें रिजल्ट आया और आपको नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है। 100% आपको भी आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपेंडिक्टॉमी आपको करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी या ट्राई करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको विद्याकर्म की शुरुआत करते समय शुरुआत ही करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू।